हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है। और जैसा कि आप सभी को यहाँ पे इमेज से पता चल गया होगा और नेम से भी पता चल गया, हेडिंग से भी, कि आज हम लोग किस थिंकर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग सुरजीत चंद्र सिन्हा, अर्थात जिन्हें हम लोग प्रोफेसर सुरजीत सिन्हा कहते हैं, सुरजीत सिन्हा के नाम से ही जानते हैं। इनका पूरा नाम सुरजीत चंद्र सिन्हा है, एससी सिन्हा। आज इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों के मन में अगर ये प्रश्न उठ रहा हो कि ये इमेज तो समझ में आ गई कि ये पिक्चर जो है वो सुरजीत सिन्हा की है, लेकिन आखिर में मैंने यहाँ पे फ्रंट पेज पे ही ये कौन कौन सी इमेज मैंने लगा दी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि सुरजीत सिन्हा को यदि समझना है तो सबसे पहले आप लोगों को माइंड में ये फिट करना पड़ेगा कि इन्होंने ट्राइबल जो सोसाइटी होती है उस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था। अर्थात जो जनजातियाँ हैं, खास करके जो पूर्वी भारत रहा है और मध्य भारत रहा है, वहाँ की जनजातियों के बारे में इन्होंने काफ़ी डीपली अध्ययन किया था। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने जो भारत की जनजातियां हैं, जैसा कि आप लोगों को ये समझ में आएगा इनके अगर टाइमलाइन को आप लोग देखेंगे, जीवन काल को, कि ये ब्रिटिश शासन के समय का जो भारत था, उपनिवेश भारत था, उस समय का इनका अपना स्टडी रहा है। तो उस समय आप लोगों को पता है कि जो रेडफील्ड थे, रॉबर्ट रेडफील्ड थे, या ऐसे बहुत एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे या मानव शास्त्री थे जो भारत की जो संस्कृति थी उसका अध्ययन करना चाह रहे थे। और उसी में जो भारत की तरफ से, जैसे कि आप लोगों को निर्मल कुमार बोस, एन.के. बोस का नाम आता है, सुरजीत सिन्हा का नाम आता है, तो ये लोग भी एक मानव शास्त्री थे, ना कि ये लोग एक समाज शास्त्री थे। तो जो इन्होंने अध्ययन किया वो ये सोचे कि हमें अगर भारत को समझना है, हमें अपनी व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को समझना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो जनजातियाँ हैं, उनको समझना है कि किस प्रकार से उनका अपना रहन सहन है, वेशभूषा है, उनकी सामाजिक संरचना क्या है। और इस प्रकार से उन लोगों ने हमारे देश की, भारत की जो सामाजिक संरचना है उसको समझने का प्रयास किया है। उनका ऐसा मानना था कि जो हमारी सभ्यता है, इसीलिए इनको सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से रिलेट करके रखते हैं। तो इनका ऐसा मानना था कि जो किसी भी देश की सभ्यता होती है वो वहाँ की पहचान होती है, और उसी से हम वहाँ के लोग किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से उनका रहन सहन है, क्या वहाँ का स्ट्रक्चर बनता है, उसी पे आधारित होता है। तो इन्होंने सभ्यता को समझने के लिए सबसे पहले भारत की जो ओरिजिन में है, जो बेस में है, आधार में है, उन जनजातियों को समझने की कोशिश की। क्योंकि जो ऐसा हम मानते हैं कि जनजातियां जो हैं भारत की, वही भारत की मूल निवासी हैं। तो इस प्रकार से सुरजीत सिन्हा ने सबसे पहले जो यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी थी उसको अध्ययन किया था, और ये इसीलिए एक मानव शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इनका जैसे कि आप लोगों को एक की टर्म आता है, कॉन्टिनम, या फिर इसे हिंदी में सातत्य कहते हैं, या फिर सततता कहते हैं। तो ये इनके हर कॉन्सेप्ट में आप लोगों को, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट में देखने को मिलेगा कि जैसे कि आप लोगों को जनजाति जाति सातत्य दिखने को मिलेगा, जनजाति कृषक सातत्य देखने को मिलेगा, वहीं पे जनजाति जो भूमिज हैं, या फिर हम ये कहें कि राजपूत सातत्य देखने को मिलेगा, जनजाति क्षत्रिय सातत्य देखने को मिलेगा। तो ये इनके कॉन्सेप्ट जो हैं उसमें कॉन्टिनम अर्थात सातत्य जो है वो देखने को मिलता है। और ये किससे इन्फ्लुएंस थे या प्रभावित थे, तो यहाँ पे एक नाम और आता है एन.के. बोस का, जिसको कि आप लोग सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में ही इनको पढ़ते हैं, एन.के. बोस को भी। तो ये एन.के. बोस का भी इनको काफ़ी सानिध्य प्राप्त था। इन्होंने जब अपना अध्ययन स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, तो एन.के. बोस इनके गुरु की तरह थे।
वहीं पे आप लोगों को एक नाम और मिलता है, वो है रॉबर्ट रेडफील्ड का। तो ये ऐसा आप लोग बहुत सारी पुस्तकों में पढ़े होंगे कि रॉबर्ट रेडफील्ड के ये शिष्य थे। तो जो उनका फोक अर्बन ग्रामीण नगरी सातत्य है रॉबर्ट रेडफील्ड का, उसी से प्रभावित होकर और ये काफ़ी कॉन्टिनम का जो कॉन्सेप्ट दिए हैं सुरजीत सिन्हा जी ने, वो उन्हीं से प्रभावित होकर दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही अलग तरीके की ट्राइब दिखी है। अब ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये ट्राइब आखिर में कौन सी हैं। तो मेनली जो सुरजीत सिन्हा ने 2 ट्राइब से काम किया था। पहला आप लोगों को एकदम क्लियरली पता है कि भूमिज पे इन्होंने काम किया था। जो भूमिज जनजाति होती हैं उन पे सुरजीत सिन्हा का काफ़ी मेजर वर्क रहा है। दूसरा काम इनका रहा है जो पहाड़ी मारिया गोंड होते हैं, या इन्हें मरिया कहे या फिर मारिया कह सकते हैं, आप लोगों को जो सूटेबल लगे बोल सकते हैं। मारिया जो गोंड होते हैं, गोंड, ये वो जनजातियां हैं। इनका बिल्कुल एकदम अलग सा आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इनका रहन सहन ही अलग सा है। हॉर्न जैसा कुछ सींग जैसा है सब माथे पे लगा के और ये लोग रहते हैं। और यहाँ पे आप लोग महिलाओं की भी जो वेशभूषा है वो देख सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे फिर हम लोग जो सुरजीत सिन्हा हैं इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम मारिया गोंड की बात करें तो ये जो है एक जो बस्तर ज़िला है उसमें ये पाई जाती है और ये पहाड़ों पे रहती हैं या फिर जंगलों में रहते हैं। इनकी जो भाषा है वो द्रविड़ियन गोंडी भाषा ये बोलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं जस्ट इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। तो इन्होंने इसको कभी भी ऑप्शन में अगर आएगा तो द हिल मारिया गोंड्स करके आएगा या फिर मारिया गोंड्स करके आएगा। तो मरिया के नाम से या फिर मारिया के नाम से ये गोंड जनजाति देखने को मिलती है। यहाँ पे ये है कि इनका जो अपना सोशल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। तो जैसा आप लोग इनकी इथनिसिटी को देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये काफ़ी हद तक जो एक अपने आप में ही जो एक कम्युनिटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घर नहीं है। जिस प्रकार से सुरजीत सिन्हा ने इसको डिस्क्राइब किया है, इन्होंने बताया है कि कुछ 4-5 ग्रुप ही देखने को इनको मिला था वहाँ पे पहाड़ों पे जो ये जनजातियाँ थीं। और कहीं पे 20 घर थे, कहीं पे 30 घर थे, ऐसे करके छोटे छोटे ग्रुप्स में ये थे। और इनका जो आपस में रहने का था तो वो ये था कि जैसे अगर किसी एक की प्रॉब्लम्स है कोई, तो वो पूरे वहाँ के ग्रुप्स की प्रॉब्लम होती थी। सभी लोग मिल के एक दूसरे के प्रति समर्पित होते थे। इनकी जो विवाह का प्रचलन था वो अपने ही ग्रुप के अंदर ही ये विवाह करते थे और इनका पितृसत्तात्मक स्वरूप देखने को मिलता है। तो ये कुछ है इनके बारे में डिटेल में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ज़रूरी है जानना। यहाँ पे एक और हम लोग देखेंगे जो कि मेन इनका वर्क रहा है, वो रहा है भूमिज। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि जब मैं सारा खंगाल रही थी, मैं सारे कंटेंट जब मैं इकट्ठा कर रही थी तो ऑनलाइन मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास भी कुछ बुक्स हैं हालांकि। लेकिन जैसे कि अभी मैं बात करूं, हरि कृष्ण रावत का है ये बुक समाजशास्त्री चिंतक और सिद्धांतकार। मैंने इसको पूरी जो इसमें दिया है सुरजीत सिन्हा के बारे में मैंने पूरा पढ़ा, लेकिन मुझे कुछ खास फैक्चुअल बेस्ड पॉइंट्स नहीं मिले। कुछ पॉइंट्स मिले जिसको मैंने इसमें लिया है, लेकिन बाकी कुछ विकिपीडिया से लिया है। कुछ और भी जर्नल थे वो हमें मिले तो वहाँ से मैंने कुछ कंटेंट लिया। बाकी कुछ मैंने खुद सर्च किया तो मुझे लगा कि ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को समझने में या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को ये जो कम्युनिटी दिखती है ये है भूमिज ट्राइब हैं। तो ये भूमि जनजातियां हैं, भूमि जनजातियाँ। यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि जो ये जनजातियाँ हैं इनका रहन सहन आप लोग देख सकते हैं तो लग रहा है कि ये नेचर के काफ़ी करीब हैं और इनको किसी और से लेना देना नहीं है। दूसरे ग्रुप से ये जल्दी जुड़ते नहीं होंगे क्योंकि अपनी इनकी खुद की जीवन शैली है
वहीं पे जब हम भूमिज की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है आप लोगों को देख के कि कोई गांव है और गांव जैसे ही लोग कपड़े उपड़े पहने हैं और उसी तरीके का इनका रहन सहन है। तो यही बेसिक डिफरेंस है जो मारिया गोंड हैं और जो भूमिज हैं, इन दोनों के में जो अध्ययन किए थे सुरजीत सिन्हा ने, इन्होंने ये पाया था कि जो भूमिज जनजातियां हैं उनको ऐसा देखने को मिला कि जो ग्रामीण लोग होते हैं या कृषक लोग जो होते हैं उनसे काफ़ी करीब इनका रहन सहन जीवन शैली देखने को मिला था। तो इस प्रकार से इनको दोनों जो ट्राइब्स कम्युनिटी है वो दोनों की दोनों अलग तरह के पैटर्न में दिखाई दी थी। यहाँ पे आप लोगों को एक लोगो दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है विद तिरी, ऐसे करके लिखा हुआ है ये लोगो, ये आदिवासी भूमि समाज का लोगो है। तो यहाँ पे ये भी आप लोगों को एक जस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है। अगर दे दिया जाए कि वित्तिरी क्या है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वित्तिरी जो है ये भूमि जो जनजातियाँ होती हैं उनका अपना खुद का जो लोगो है, एक आइडेंटिटी है, पहचान है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सुरजीत सिन्हा की थोड़ी सी जीवनी के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुरजीत सिन्हा की इमेज भी इवन सिर्फ हमें 2 या 3 ही दिखी, कोई इमेज भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि सुरजीत चंद्र सिन्हा जो हैं वो हम लोग जब इनके जीवनी में डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक ये नॉर्मल फैमिली से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि ये एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करते थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुरजीत चंद्र सिन्हा 1 अगस्त 1926 से 27 फरवरी 2002 तक इनका जीवन काल रहा है। ये एक भारतीय मानव विज्ञानी थे। जीवनी की यदि बात करें तो सिन्हा का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में, आप लोग देख सकते हैं जन्म इनका 1926 में हुआ है। तो उस समय जो उपनिवेशीय भारत था या ये बोले कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भारत था, उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी जो कि अब बांग्लादेश में है के दुर्गापुर उपजिला में 1 अगस्त 1926 को हुआ था। वह सुसांग के महाराजा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वह सुसांग के महाराजा भूपेंद्र चंद्र सिन्हा के सबसे बड़े पुत्र और एक प्रसिद्ध परिदृश्य चित्रकार थे। उनकी मां पबना जिले के सिथलाई के जमींदार जोगेंद्र नाथ मोइत्रा की बेटी थी। उनके परिवार के सदस्यों उनकी उत्पत्ति सम्राट जहांगीर के शासनकाल से मानती है। सिन्हा की सबसे छोटी बहन पूर्वा दाम रविंद्र संगीत की एक प्रख्यात प्रतिपादक हैं। सिन्हा का विवाह जो है वो भौतिक विज्ञानी, लेखिका और संगीत विद्वान डॉक्टर पूर्णिमा सिन्हा से हुआ था, जो प्रख्यात कानूनी विद्वान और बंगाली उपन्यासकार नरेश चंद्र सेन गुप्ता की बेटी थी। यहाँ पे जब बात चल रही है पूर्णिमा सिन्हा की, अगर यहाँ पे हालांकि हम लोग जल्दी जो उनकी पत्नी होती हैं उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा जस्ट आप लोगों के फादर सेक ऑफ नॉलेज में बता देती हूँ। पूर्णिमा सिन्हा जो नाम है वो जितने फेमस आप लोगों को सुरजीत सिन्हा दिखते हैं उतनी ही फेमस पूर्णिमा सिन्हा हैं। पूर्णिमा सिन्हा जो हैं वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पहली फिजिक्स से पीएचडी करने वाली महिला थी, बंगाली महिला। तो यहाँ पे अपने आप में ये भी एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रही हैं। आप लोगों को अगर चाहिए तो विकिपीडिया पे जाके इनके बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप लोग। ओके, अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो मैमन सिंह प्लेस का नाम है, किसी जगह का नाम है। यहाँ के एक हाई स्कूल और बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल कलकत्ता में अपनी शिक्षा के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में भौतिकी में अपने कॉलेज की शिक्षा शुरू की, लेकिन फिर भूविज्ञान में और फिर अंततः मानव विज्ञान में शिक्षा ग्रहण की। तो सबसे पहले इन्होंने एडमिशन जो लिया था वो तो लिया था भौतिकी से, फिजिक्स से, लेकिन बाद में ये भूविज्ञान चेंज करते हैं और लास्टली ये मानव विज्ञान से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रख्यात मानव विज्ञानी यहाँ पे नाम आता है निर्मल कुमार बोस का। मास्टर डिग्री के लिए मौखिक परीक्षा में मिलने के लिए तुरंत बाद उनके गुरु बन गए थे।
जहां बोस परीक्षकों में से एक थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि निर्मल कुमार बोस, NK बोस, जिनको हम सुरजीत सिन्हा के साथ पढ़ते हैं, तो ये इनके गुरु रहे हैं और वो उनके शिष्य रहे हैं। बाद में सिन्हा ने फुल ब्राइट छात्रवृत्ति पर संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनॉय में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से मानव विज्ञान में अपनी PhD पूरी की थी। मैंने इनकी PhD की जो थीसिस का टॉपिक क्या था, बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं है। हालांकि मैं जो इनके बुक्स हैं या रेफरेंसेस जो लिए गए हैं उसमें मैंने मेंशन किया है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या इनकी PhD का थीसिस रहा है। मैंने बहुत सर्च भी करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं ये कंटेंट मिला नहीं है। अगर आप लोगों को अगर इसके बारे में कुछ पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में सामाजिक मानव विज्ञान फील्ड वर्क में तारक चंद्र दास द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। यहाँ पे जब इनकी बुक्स का लिस्ट हम लोग देखेंगे तो ये नाम जो है तारक चंद्र दास, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये इनकी लाइफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जुड़ा हुआ नाम है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वह दास ही थे जिन्होंने सबसे पहले सिन्हा को अपने डॉक्टरेट कार्य के लिए तत्कालीन बिहार राज्य के भूमिज समुदाय से परिचित कराया था। तो जो आज हम लोग सुरजीत सिन्हा के भूमिज कम्युनिटी पे अध्ययन जो पढ़ते हैं, उसका मेन इन्फ्लुएंस या मेन प्रभाव, या ये कहें कि इसके लिए सुझाव या सलाह किसके द्वारा दिया गया था, ये थे तारक चंद्र दास। अब तारक चंद्र दास कौन है ये भी समझ लेते हैं। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ये भी एक मानव शास्त्री थे, और इन्होंने एक यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट आप लोगों को फैक्ट्स मिलता है। एक नाम आता है, पता नहीं आप लोगों को, मुझे आइडिया नहीं है, नाम पता है या नहीं, पुरुम करके। पुरुम ये एक ट्राइब्स होता है। यहाँ पे अगर सपोज एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि पुरुम क्या है, तो पुरुम जो है ये एक ट्राइब है, और ये कहाँ की ट्राइब है, ये है मणिपुर की ट्राइब। यहाँ पे ये जो आप लोग कुकी जो जनजाति है, कुकी जनजाति आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जो ओल्ड कुकी है, पुरानी जो कुकी जनजाति है, उसी को पूरम कहा जाता था, पुरुम कहा जाता था। तो ये आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें पुरुम जनजाति की, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि मणिपुर में पाई जाती है। इसमें थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये पितृसत्तात्मक होती है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो हमें फैमिली पैटर्न देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है न्यूक्लियर फैमिली का। यहाँ पे जो ये होता है कि किसके पास अथॉरिटी होगी या कौन जो प्रॉपर्टी होता है उस किनके में बटेगा। तो ये अगर इनमें कोई एक बच्चा है तो सिर्फ उस बच्चे को मिलता है, नहीं तो अगर कई सारे बच्चे होते हैं तो जो सबसे छोटा लड़का होता है, जो कि पितृसत्तात्मक है, तो जो सबसे छोटा लड़का होता है वही इनकी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पूर्व जनजातियों से संबंधित कुछ फैक्ट्स मिल गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तारक चंद्र दास की, तो इन्होंने जो हो जनजाति है इस पे अध्ययन किया था। इन्होंने खरिया जनजाति जो है उस पे अध्ययन किया था, और इन्होंने भूमि जनजाति पे भी अध्ययन ऑलरेडी कर चुके थे। कब? ये 1927 से 1931 के बीच में। अब यहाँ पे अगर आप लोग समझेंगे इनकी टाइमलाइन अगर देख सकते हैं जीवन काल की, तो ये 1926 में इनका जन्म होता है, जबकि ऑलरेडी ये 1927 से 1931 के बीच में तारक चंद्र दास जो है वो हो खरिया और भूमिज पे अध्ययन अपना कर चुके थे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ जाता है कि जो सुरजीत सिन्हा हैं वो तारक चंद्र दास से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। निर्मल कुमार बोस अर्थात NK बोस तो उनके गुरु ही थे। साथ में आप लोगों को रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम मिलता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड भी थे जो इनके गुरु थे। तो ये ऐसे कुछ विचारक थे या मानव शास्त्री थे जिनसे सुरजीत चंद्र सिन्हा जो थे वो प्रभावित थे। यहाँ पे इनके अगर करियर की बात करें
तो उन्होंने कलकत्ता में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के उप निदेशक और निदेशक जैसे कई शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों पर कार्य किया था। इस समय उन्हें तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सलाहकार माना जाता था। वह भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता में मानव विज्ञान के प्रोफेसर थे। वह विश्व भारती शांति निकेतन के उपाचार्य बने। सेवानिवृत्ति के बाद वह भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र कलकत्ता के दूसरे निदेशक बने। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सिन्हा ने सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत लौटने पर उन्होंने क्षेत्र अनुसंधान करना जारी रखा था, अर्थात ये फील्ड रिसर्च जो था वो कर रहे थे। उनकी रुचि का मुख्य क्षेत्र जो था वो भारतीय जनजातियां थी। तो जैसा कि हम लोग जब फ्रंट पेज पे ही डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें सुरजीत सिन्हा को समझना है तो सबसे पहले ही माइंड में जो इमेज बन के आती है वो बन के आती है ये भारतीय जो जनजातियां हैं उनकी, और विशेष करके मध्य भारत की जो भूमि जनजाति है उस पे इन्होंने काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए सिन्हा ने एक अमेरिकी गांव में धर्म पर एक अनूठा क्षेत्रीय अध्ययन किया था और उनकी शोध रिपोर्ट जो था उसका हेडिंग था एक समृद्ध समाज में धर्म, शीर्षक से करंट एंथ्रोपोलॉजी में प्रकाशित हुई थी। ओके, भारतीय मानव विज्ञान में सुरजीत सिन्हा का मूल योगदान, अब यहाँ पे भारतीय अगर मानव विज्ञान की बात करें तो इसमें सुरजीत सिन्हा का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? ट्राइब कास्ट एंड ट्राइब पीजेंट कॉन्टिनम इन सेंट्रल इंडिया 1965, स्टेट फॉर्मेशन एंड राजपूत मिथ इन ट्राइबल सेंट्रल इंडिया 1962 और भूमि क्षत्रिय सोशल मूवमेंट इन साउथ मानभूम 1959 पर उनके लेखों में पाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने जनजातियों और जातियों को अलग और अलग थलग सामाजिक और सांस्कृतिक श्रेणियों के रूप में नहीं बल्कि एक विकासवादी योजना में वृहद भारतीय सभ्यता के हिस्से के रूप में देखा था, जिसके तहत भारत में प्रारंभिक राज्य बने थे। सिन्हा मूल रूप से भारत के एक अग्रणी ऐतिहासिक मानव विज्ञानी थे जिन्होंने भारतीय मानव विज्ञान के शुरुआती दौर में क्षेत्र और अभिलेखीय डेटा को संयोजित किया था। इनकी मृत्यु जो है वो 1993 में इन्हें अल्जाइमर नाम की एक बीमारी होती है और इसका पता चलता है अल्जाइमर रोग क्या होता है? वो होता है कि कोई व्यक्ति जो है, अभी मान लीजिए कि तुरंत हम कभी किसी से मिलते हैं, अगर अभी हम अपने मित्र से किसी से मिलते हैं और थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं, तो इस तरीके से माइंड के जो वेन्स होते हैं वो काम, नसें जो होती हैं जो मैसेज पहुंचाती हैं पूरी बॉडी को, तो वो काम करने का उनका पैटर्न जो होता है वो इरेगुलर हो जाता है और इस प्रकार से सही इन्फॉर्मेशन माइंड को नहीं मिल पाता है। तो अल्जाइमर नाम की बीमारी का पता इनको 1993 में चला था और 2002 में लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके योगदान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनजाति जाति सातत्य, जो ट्राइब्स कास्ट कॉन्टिन्यूम की बात करते हैं, जनजाति कृषक सातत्य, ट्राइब इसको क्या कहते हैं? ट्राइब पीजेंट्स कॉन्टिन्यूम कहते हैं। भूमि क्षत्रिय सातत्य है, अर्थात भूमिज क्षत्रिय कॉन्टिन्यूम। ट्राइब राजपूत सातत्य, इसे राजपूत सातत्य जो है वो जाति सातत्य की ही तरह होता है, या इसे समटाइम्स हम ट्राइब्स का कास्ट कॉन्टिन्यूम भी कहते हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसमें सातत्य या फिर इसे सततता भी बोलते हैं, मीन्स एक कंटिन्यूटी हमें दिखती है, निरंतरता दिखती है, तो इसको हम सततता भी कहीं कहीं पे आता है, या फिर सातत्य या फिर कॉन्टिनम भी करके आता है, कॉन्टिनम। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सिन्हा ने भूमिज हिंदू अंतरक्रिया, जाति जनजाति सततता,
जनजाति कृषक सततता, जनजातियों और जातियों में सामाजिक गतिशीलता और आंदोलन, जनजाति एकजुटता, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, एकजुटता संबंधी आंदोलन, मसीही आंदोलन जैसे अनेक विषयों पर कई लेख लिखे हैं जो भारत की प्रतिष्ठित मानवशास्त्रीय पत्रिकाओं जैसे कि मैन इन इंडिया, ये अक्सर करके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, मैन इन इंडिया से नाम सुरजीत सिन्हा का जुड़ा हुआ है, स्टोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अलावा जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी और जर्नल ऑफ अमेरिकन फोकलोर आदि में छपे हैं। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ जो यहाँ पे ट्राइब से रिलेटेड जो आंदोलन हुए थे इसका भी इन्होंने बहुत डीपली तो नहीं बट उसको समझने की कोशिश इन्होंने की थी। यहाँ पे सुरजीत सिन्हा ये कहते हैं कि हमें कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जिनका अध्ययन हमें करना ज़रूरी है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो जनजातियाँ हैं और जाति जो है, या जनजाति और कृषक हैं या भूमि क्षत्रिय हैं, मीन्स इन दोनों लोगों में क्या हमें सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है, क्या डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। तो डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, क्या हमें समानता देखने को मिल रही है, क्या असमानता देखने को मिलती है, ये हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से एक जनजाति जो होती है वो जाति से अलग होती है, या फिर ऐसे कौन से तत्व हैं जो जनजाति और जाति में एक जैसी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जो जातियां होती हैं वो अपने ही जाति में विवाह करने के लिए प्रेफर करते हैं, वहीं पे जनजातियां जो होती हैं इसमें भी मैक्सिमम हमें यही रूप देखने को मिलता है। जातियां जो होती हैं वो आपस में एक ये बोलें कि ज़्यादा घनिष्ठता की फीलिंग महसूस करते हैं, वहीं पे जनजातियों में भी ये भावना देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें समान भी देखने को मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें अलग भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि जातियां जो होती हैं वो अलग अलग तरीके की, जैसे देवी देवताओं की पूजा में विश्वास करते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत ऐसी जनजातियाँ होती हैं जो कि सिर्फ नेचर को ही भगवान मानती हैं, ना कि किसी मूर्ति पूजा में विश्वास करती हैं। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सुरजीत सिन्हा कहते हैं कि हमें ये अध्ययन करने की ज़रूरत है अगर हमें अपने भारत को समझना है तो। दूसरा इन्होंने कहा कि जो एथनिक ग्रुप होता है इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। एथनिक जो ग्रुप होते हैं उनको हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से अलग अलग जो एथनिसिटी है वो उसको किस तरीके से लेके और अलग अलग क्षेत्रीय भागों में लोग बटे हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है एक विविधता वाली संस्कृति का देश है। वहीं पे इन्होंने कहा कि हमें जो ट्राइबल मूवमेंट जो होते हैं, जो ट्राइबल मूवमेंट होते हैं उसके बारे में भी हमको समझने की ज़रूरत है कि आखिर में जो ट्राइबल मूवमेंट होते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, तो उससे भी हमें काफ़ी कुछ हेल्प मिलता है। वहीं पे ये कहते हैं कि हमें जो रिलीजन है उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। जो धर्म होता है उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। और जो हमारे फील्ड वर्क है यहाँ के लोगों के, जो भारत के लोग हैं, इनकी जब हम फील्ड वर्क के माध्यम से समझेंगे, अध्ययन करेंगे, तो फिर हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो इन्होंने फील्ड वर्क पे भी ज़्यादा फोकस किया है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सुरजीत सिन्हा एम्फसाइज करके बोलते हैं कि हमें ये जानने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि रॉबर्ट रेडफील्ड की जो फोक अर्बन कॉन्टिनम या फिर फोक पीजेंट कॉन्टिनम था, उससे ये प्रभावित हो करके और ये सारे जो कॉन्टिनम हैं, सातत्य हैं, उसकी अवधारणा इन्होंने दी थी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इनकी कुछ और भी इनके बारे में, इनके क्या कथन हैं जनजातियों के बारे में। तो सिन्हा के अध्ययनों का प्रमुख क्षेत्र परगना, बाराभूम और मध्य भारत रहा है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बाराभूम का भी नाम आता है, बाराभूम का अध्ययन किसने किया था। वहीं पे जब अगर आप लोगों को मरिया गोंड की बात आएगी तो आप लोग मत भूलिएगा कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं और इनका भी अध्ययन सुरजीत सिन्हा ने किया था।
जनजाति जात सत्ता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सिन्हा लिखते हैं, यहीं पे आप लोगों को इनका जो कथन है इसमें क्लियर हो जाएगा कि भारत में अनेक निम्न जातियों में जनजातियों के कुछ लक्षण समान रूप में देखने में आए हैं। जैसे अपनी ही जातीय वर्ग में सामाजिक व्यवहार में समानता पर बल दिया जाता है। महिलाओं के लिए सांस्कृतिक सहभागिता का मतलब कि नृत्य है, संगीत है, गायन है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट महिलाओं का होता है। संबंधी यथेष्ट स्वतंत्रता, क्योंकि आप लोग जब देखेंगे इसमें मैक्सिमम जो भागीदारी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी वो महिलाओं की होती है। और अति नैतिकता की भावना से अत्यधिक दबी हुई उनकी मूल्य व्यवस्था आदि जाति और जनजाति में समान रूप में देखने में मिलती है। तो चाहे वो जाति हो या जनजाति हो, ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये ऊपर में आप लोगों को कि जैसे कि सामाजिक व्यवहार में समानता देखने को मिलती है, महिलाओं के लिए सांस्कृतिक सहभागिता संबंधी जो स्वतंत्रता होती है वो देखने को मिलती है, और अति नैतिकता यानी बहुत ज़्यादा नैतिक होना, ऐसी भावना जो कि हमको देखने को मिलती है। जो जातियाँ होती हैं वो अपनी कास्ट को लेकर और ज़्यादा जागरूक होती हैं, तो इनकी चाहे वो जनजाति हो या जाति हो, दोनों में एक समान देखने को मिलती है। इन जातियों के अलौकिकवाद संबंधी विशेषता के भी कई लक्षण जनजातियों में भी समान रूप से विद्यमान पाए गए हैं। जैसे इनके देवालयों में भी मुख्य रूप से स्थानीय देवी देवताओं की प्रतिमाएं ही पाई गई हैं, जबकि जनजातियों के अलौकिकवाद में जातीय तत्व के अन्य लक्षण बहुत कम पाए गए हैं, क्योंकि उनका अपना जो अलौकिकवाद अर्थात जो हम नहीं देख सकते हैं ऐसी शक्तियों में विश्वास करने का उनका तरीका अलग होता है। वो प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब देखने को मिलते हैं। सिन्हा ने उन सामाजिक वैज्ञानिकों के विचार से असहमति प्रकट की है जिनका विचार है कि भारत में जनजातियां धीरे धीरे जाति व्यवस्था में विलीन हो रही हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एकदम सीधे सीधे जो है आप लोगों को एक थिंकर का नाम याद आ रहा होगा, और वो है M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास ने कहा था, संस्कृतिकरण की अवधारणा अगर आप लोगों को याद आए संस्कृताइजेशन का, तो उन्होंने कहा है कि जो निम्न जातियां हैं या जनजातियां हैं वो धीरे धीरे उच्च जातियों की जो रहन सहन है, जीवन शैली है, उनका अनुसरण करते हुए और अपने आप को उच्च अवस्था में परिवर्तित करने की कोशिश कर रही हैं या उनमें विलीन होती जा रही हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे इसका अर्थ यही है कि ये M.N. श्रीनिवास की जो ये विचारधारा थी उसको सीधे खारिज करते हैं, उससे ये सहमत नहीं हैं। और उन्होंने लिखा है कि जनजातियाँ पारिस्थितिकी, जननांगी, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सामाजिक व्यवहार में नृजातिक समूहों से पृथक हैं। तो उनकी यह ऐतिहासिक छवि ही जनजातियों को हिंदू जातियों से अलग करती हैं और उन्हें एक जनजातीय पहचान देती हैं। तो आज भी हम देखें ट्राइब्स की अपनी खुद की कुछ जीवन शैली है, जीवन जीने के तरीके हैं, उनके रहन सहन है, उनके व्यवहार करने के तरीके हैं जो कि दूसरी जो हिंदू जातियां हैं उनसे उन्हें अलग करती हैं। अब इनके हम लोग कुछ पब्लिकेशंस की बात कर लेते हैं, बुक्स की। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों को इनके आर्टिकल, बुक्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है बट आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, अ स्टडी ऑफ कल्चर, ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड सेलोन इन रिलेशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक इनका आर्टिकल बोले या बुक बोले, ये इनका रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्राइबल पॉलिटिक्स एंड स्टेट सिस्टम्स इन प्री कॉलोनियल ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो ये इनकी बुक एक रही है, ट्राइब्स एंड इंडियन सिविलाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एसेस्टिक्स ऑफ काशी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शायद आप लोगों को ये नहीं पता हो और ये पब्लिश भी नहीं हो पाई थी, लेकिन ये इनकी एक ये बोलें कि प्रतिवेदन था, ये बोल सकते हैं, जो कि पब्लिश नहीं हो पाया था, लेकिन इस पे इन्होंने काम किया था। और किसके साथ किया था, यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं, वैद्यनाथ सरस्वती के साथ। वैद्यनाथ सरस्वती के साथ इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है मिलके।
यहाँ पे आप लोगों को एक बुक और दिख रही है, फील्ड स्टडी ऑन द पीपल ऑफ इंडिया मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव इन मेमोरी ऑफ प्रोफेसर तारक चंद्र दास। तो यहाँ पे आप लोगों को तारक चंद्र दास का नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिन्होंने इनको भूमि जनजातियों पे अध्ययन करने के लिए सलाह दी थी। एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया, ट्राइबल थॉट्स एंड कल्चर, एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, एसे इन फेलिसाइटेशन ऑफ प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस। तो एन.के. बोस की उसमें ये बुक लिखी गई है, एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। ओके, कल्चरल प्रोफाइल ऑफ कलकत्ता, रिसर्च प्रोग्राम्स ऑन कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी एंड एलाइड डिसिप्लिन्स, एथनिक ग्रुप्स, विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ परगना बाराभूम। तो ये आप लोगों को की टर्म ही इसमें मिल जाता है, इसमें कुछ और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये रिपोर्ट ऑफ अ सर्वे है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, को एडिटेड विथ विमेन कुमार दासगुप्ता और हेमंत नाथ बैनर्जी के साथ इन्होंने किया था। ओके, लेबल्स ऑफ इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स एंड एथनिक ग्रुप इन परगना बाराभूम। तो यहाँ पे इनके दो ऐसे कृति बोले, ये जो है ये इस डायरेक्ट इन्होंने जहाँ पे काम किया है भूमि जनजातियों पे परगना बाराभूम की, सीधे इनके नाम बुक जो है उनके उसी में नाम आ जाता है। ओके, यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कुछ बुक्स हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ट्राइब कास्ट एंड पीजेंट वर्ड, लिगेसी ऑफ प्रोफेसर सुजीत सिन्हा। तो ये एडिटर हैं जो के.एम. सिन्हा राय। यहाँ पे मैंने इसलिए इस बुक को मेंशन किया है कि आप लोग कहीं ये कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ये सुरजीत सिन्हा के द्वारा ही लिखी गई है, बल्कि ये इन्हीं का जो कलेक्शन है उसको के.एम. सिन्हा राय ने एडिट किया है। ओके, ट्राइबल थॉट एंड कल्चर यहाँ पे देख सकते हैं, एसेस इन ऑनर ऑफ श्री सुरजीत चंद्र सिन्हा, और इसको एडिटेड किया था वैद्यनाथ सरस्वती। एथनिक ग्रुप्स, विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ परगना बाराभूम अभी हम लोग डिस्कस किए। तो ये सुरजीत सिन्हा, विमन कुमार दासगुप्ता और हेमंत नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। इन तीनों की मिली हुई एक रिपोर्ट ऑफ अ सर्वे है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मैन इन इंडिया। यहाँ पे मैंने इसलिए इसको मेंशन किया कि आप लोग जब देखेंगे तो ये हमेशा आप लोगों के माइंड में छप जाएगा और याद रहेगा। यहाँ पे आप लोग एडिटर के नाम में सुरजीत चंद्र सिन्हा देख सकते हैं, वैद्यनाथ सरस्वती को आप लोग मैनेजिंग एडिटर के रूप में यहाँ देख सकते हैं, और ये मार्च 1985 का मैन इन इंडिया जर्नल है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को एक और इमेज दिख रही है, और यहाँ पे ये आप लोगों को दिख रहा है कि फाउंडेड बाय, ये 1921 में फाउंडेशन इसका हुआ था मैन इन इंडिया का, और ये किसके द्वारा किया गया था? शरद चंद्र राय। तो अगर एग्जाम में कभी ये पूछ दिया गया कि मैन इन इंडिया जो जर्नल है वो किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था, तो ये शरद चंद्र राय के द्वारा। ओके, स्टैटिस्टिक्स ऑफ काशी जो है, अर्थात इसको हिंदी में हम कहते हैं काशी का तापसी, इसको बोलते हैं। तो कभी अगर हिंदी में पूछ दिया जाए या फिर इंग्लिश में नाम हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुरजीत सिन्हा और वैद्यनाथ सरस्वती के द्वारा। ये जो है, जो काशी के जो साधु हैं उनको उनकी जीवन शैली कैसी है, या वो लोग किस प्रकार से अपना जो है समाज में किस प्रकार से योगदान देते हैं, इन्हीं सारे पे एक अध्ययन था जो कि इन लोगों ने काशी का तापसी या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफ काशी के नाम से इन लोगों ने प्रतिवेदन तैयार किया था, जो कि पब्लिश नहीं हो पाया था, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सुरजीत चंद्र सिन्हा अर्थात सुरजीत सिन्हा से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे जो आप लोगों को आई होप अच्छे लगे होंगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके मुझे बताया करिए कि लेक्चर्स कैसे लगते हैं आप लोगों को। अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो भी आप लोग बताया करिए। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करिए। धन्यवाद।